हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सुबह हमारा टॉपिक अनकम्प्लीट था। मैंने कहा था इसका मैं पार्ट 2 का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, तो मैं आज शाम को ही आपके सामने आ गया। चलिए तो अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, एक बात और कि सुबह जो मैं पढ़ा रहा था आपको, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक एक जगह लिखने में हुई थी। वो ये थी कि जब मैं आवेश का आपको विमेय सूत्र बता रहा था तो वहाँ पर विमेय सूत्र की जगह मात्रक लिखने में आ गया, तो आप उसको करेक्शन कर लेना। नोट्स में तो सही है, वीडियो में बताने में आ गया वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप अपने पास आज अपने को इस टॉपिक जो टॉपिक कंप्लीट करना है, इसमें एक तो अपने को डेरिवेशन समझना है और कुछ क्वेश्चन अपने को समझना है यहाँ पर। तो अपना डेरिवेशन जो है वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, ये उपकरण के रूप में अपना डेरिवेशन है। और ये पहला डेरिवेशन है अपने डेरिवेशन नंबर 1.1। हालांकि ये एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, परंतु पढ़ना तो है ही सही। अब देखो, उपकरण वाले जो डेरिवेशन आते हैं उनको 4 स्टेप्स में पूरा किया जाता है। पहली स्टेप होती है उसकी परिभाषा, दूसरी स्टेप होती है उसका सिद्धांत, तीसरी स्टेप होती है उसकी बनावट, और चौथी स्टेप होती है कार्य विधि। इस तरह से अपन 4 चरणों में या 4 स्टेप में उस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो परिभाषा अपन नोट्स इसके जो है, मतलब जो पूरा लिखा हुआ है डेरिवेशन, वो आपको नोट्स में मिल ही गया हुआ सुबह, ठीक है ना। सुबह मैंने पूरे नोट्स आपको भेज दिए थे। अब इसमें आप या डाउनलोड आपने किए होंगे, तो वन नोट आप उसको प्रॉपर्ली पूरा वर्णन तो वहाँ पर है, आप इसको यहाँ समझ लीजिए। तो परिभाषा क्या है, देखो इसकी परिभाषा का मतलब हो गया कि ये उपकरण किसके काम आता है। तो ये उपकरण काम आता है आवेश की उपस्थिति व मात्रा को पता लगाने के लिए। मतलब जैसे मान लो किसी वस्तु को आपने आवेशित कर दिया, तो ये उपकरण इस बात का पता लगा लेगा कि वो वस्तु वास्तव में आवेशित हुई है या नहीं हुई है, और उस पर आवेश कितनी मात्रा में है तुलनात्मक रूप से। अगर मान लो 2 वस्तुओं में कंपेरिजन करना है तो किस पर ज़्यादा हुआ है आवेश, किस पर कम हुआ है, इसका भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आवेश की उपस्थिति व मात्रा को पता लगाने में काम में आता है, ठीक है ना। ये चालन विधि पे काम करता है। चालन विधि क्या है, ये अपने अभी पढ़ी नहीं है। अभी हमने घर्षण विधि पढ़ी है, अभी हमने चालन विधि नहीं पढ़ी है, परंतु बहुत सिंपल है। मैं अभी आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका आने वाला भी है चालन विधि का हमारे। अब मैं बनावट समझा देता हूँ, फिर आप इसकी कार्यविधि समझाऊंगा कैसे काम करता है। तो बनावट देखो आप, इसमें एक जो ये आपको दिख रहा होगा जार सा, एक कांच का जार है, और इसमें एक बीच में मेटल रोड लगी हुई है। इसके साथ ये 2 यहाँ पर सोने की पत्तियां जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और ऊपर एक टोपी है जिसको अपन ने डी कहा है। और इसको अपन क्या करेंगे, एक छड़ को अपन आवेशित करके या बिना आवेशित, जैसे भी आप चाहते हो चेक करने के लिए कि आवेशित है या नहीं है, तो एक छड़ को अपन यहाँ लाएंगे और इससे टच करा देंगे। जैसे इसको टच कराएंगे तो टच कराने की ये विधि चालन विधि कहलाती है, ठीक है ना, चालन विधि कहलाती है। तो यहाँ पर मैं कार्यविधि समझाने लग गया हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जैसे इसको टच कराएंगे तो चालन विधि के कारण ये सारा आवेश, क्योंकि ये धातु की छड़ है, तो धातु की छड़ होने के कारण आवेश इसमें से होकर गति करेगा, और ये आवेश यहाँ से इन पत्तियों पे आ जाएगा। और पत्तियों पे आवेश आने के बाद दोनों पत्तियों पे धन प्रकृति का आवेश आएगा, क्योंकि आपने छड़ जो है वो धन प्रकृति की यहाँ पर टच कराई है, पॉजिटिव नेचर है उसकी। तो जब दोनों पत्तियों पे पॉजिटिव नेचर का आवेश आएगा तो आप जानते हो कि इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा और पत्तियां फैल जाएंगी। तो अगर मान लो टच कराने पर आपकी पत्तियां फैल जाती है नीचे उपकरण में, तो हम कहेंगे कि हमने जिसको टच कराया है वस्तु वास्तव में आवेशित है। और अगर पत्तियों के बीच में टच कराने पर कोई अंतर नहीं आता है, उनके बीच में गैप में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि हमने जो वस्तु टच कराई है वो आवेशित नहीं है। इसके अलावा अगर आप तुलना करें 2 अलग अलग छड़ों की, तो जिस छड़ के टच कराने से पत्तियां ज़्यादा फैलती है, इसका मतलब उस पर ज़्यादा मात्रा में आवेश है, और कम फैलती है तो कम मात्रा में आवेश है। इस तरह से आपका स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी काम करता है। आप नोट्स में इसको पूरा कंप्लीट पढ़ें, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। अब अपन कुछ क्वेश्चन, अच्छे जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन देखो आप, आपको नोट्स में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सारे। क्वेश्चन है हमारा, क्या किसी चालक वस्तु को सूखे बालों से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है?
इस तरह का प्रश्न देखो, हम हमारे आप जानते हो, छोटी क्लास में जानते होंगे, चालक और अचालक वस्तुएं। चालक वो वस्तुएं होती है जो जिनसे ऊपर आवेश का प्रवाह हो सकता है या जो धारा का प्रवाह करती है, और अचालक वो वस्तुएं होती है जिनसे आप धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं या आवेश का प्रवाह उनमें से होकर नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि क्या हम किसी चालक वस्तु को सूखे बालों से रगड़कर आवेशित कर सकते हैं। जैसे अपन ने कंघे को आवेशित किया था, अब कंघा किसका बना हुआ था, प्लास्टिक का, तो वो आवेशित हो गया था और उसने कागज के टुकड़ों को उठा लिया था। ऐसे ही कह रहा है किसी चालक वस्तु को कर सकते हैं। चालक वस्तु जैसे आपने लोहे की रोड ले ली, मान लो तांबे की ले ली, कोई इस तरह की आपने धातु की बनी हुई रोड ले ली, धातु एक चालक होती है, तो क्या हम उसको आवेशित कर सकते हैं क्या। ठीक है ना। तो इसमें देखो दो तरह के केस बनते हैं। वैसे अगर आप अपने हाथ से पकड़कर, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास एक पेन है और ये पेन अगर मान लो लोहे का है, इमेजिन कर लेना, वैसे प्लास्टिक का है पर आप इमेजिन कर लो कि मान लो लोहे का है, तो अगर ये पेन लोहे का है मैं ऐसे बालों से इसको घर्षित करूँगा तो ये चार्ज तो होगा, पर ये चार्ज इस पर ठहरेगा नहीं। क्यों नहीं ठहरेगा, क्योंकि अपन जानते हैं चालक है और अपना शरीर भी चालक है, तो सारा का सारा आवेश क्या होगा, जितना भी आया है वो सब शरीर से होता हुआ ज़मीन में चला जाएगा। ज़मीन बहुत बड़ा एक तरह से आवेशों का संग्राहक है। हमारी ज़मीन जो है सभी आवेशों को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है ना। इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आगे आपको जाके, पर अभी फिलहाल याद रखो कि ज़मीन को सारा आवेश दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो भी आवेश उस पर आएगा वो ठहरेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं, हम यहाँ पर चालक वस्तु को सूखे बालों से रगड़कर आवेशित नहीं कर सकते हैं, अचालकों को ही कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक दूसरा केस जरूर बन सकता है, ठीक है, पर वो फिलहाल अपन उसकी चर्चा नहीं करें। अपना जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार अपना आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। तो चालक वस्तु को अपन सूखे बालों से रगड़कर आवेशित कर सकते हैं क्या, तो अपन कहेंगे नहीं, नहीं। ठीक है ना। डिटेल में आंसर आपको शीट में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्रम अलग अलग हो सकता है आपके नोट्स से थोड़ा बताने में मेरा। क्या आवेशन की प्रक्रिया में, आवेशन की प्रक्रिया में वस्तुओं का द्रव्यमान प्रभावित होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या आवेशन की प्रक्रिया में वस्तुओं का द्रव्यमान प्रभावित होता है। तो आप समझे इस बात को। देखो जैसे मान लो ये डस्टर है और ये पेन है, मैंने दोनों को आपस में घर्षित कर दिया। अब सुबह अपन ने पढ़ा था कि जब घर्षण की प्रक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं। तो जैसे मान लो दोनों को अपन ने रगड़ा, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें ढीले बंधे हुए हैं डस्टर में, तो डस्टर से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले गए, पेन में चले गए। ठीक है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है डस्टर को, और इलेक्ट्रॉन किसको मिले हैं, पेन को मिले हैं। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भले से नगण्य हो, कुछ कम, मतलब बहुत कम हो, पर कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब न ऐसा तो है कि नहीं एक आध इलेक्ट्रॉन निकलता है, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान, खुद इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना द्रव्यमान भी लेके जाएगा। तो डस्टर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो डस्टर के द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, और पेन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो पेन का द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हालांकि ये परिवर्तन सामान्य रूप से आपको देखने में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली आपको ये मेजर हो सकता है। तो ध्यान रखें कि द्रव्यमान अवश्य ही प्रभावित होता है, आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान अवश्य ही प्रभावित होता है। तो अपन क्या आंसर देंगे यहाँ पर, आंसर रहेगा हाँ। ठीक है ना। डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान प्रभावित होता है क्योंकि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिले हैं उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखो आप, क्या घर्षण की प्रक्रिया में वस्तु पूर्णतः आवेशित हो जाती है। क्या घर्षण की प्रक्रिया में वस्तु पूर्णतः आवेशित हो जाती है। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए अपन जैसे मान लो इस पेन को घर्षित कर रहे हैं, मान लो अपन ने इस पेन को यहाँ से रगड़ा, ये अचालक के लिए बात है ये, तो यहाँ से रगड़ा इस जगह से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी एरिया से निकलेंगे। तो ये पूरा पेन चार्ज नहीं होगा, केवल जहाँ से आपने घर्षित किया है, जिस जगह से आपने घर्षित किया है वही भाग इसका आवेशित होता है।
तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, क्योंकि पूरी वस्तु आवेशित नहीं होगी अचालकों के केस में, ठीक है ना। चालकों के लिए बात नहीं है, ये क्वेश्चन अचालकों के लिए पूछा गया है। तो अचालकों के केस में अपन जितने भाग को कर्षित करते हैं केवल उतना ही भाग वस्तु का आवेशित होता है। तो इसका आंसर याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या फोटोन को आवेशित किया जा सकता है? अब फोटोन ये कहाँ से आ जाएगा? फोटोन आप जानते होंगे इधर, तो मैं बताता हूँ फिलहाल आपको अगर आपने नहीं सुना है नाम। तो फोटोन जो है वो एक ऊर्जा का कण है। किसका कण है? ऊर्जा का। ऊर्जा और द्रव्यमान में बेसिकली तो देखो अंतर होता ही है। अगर अपन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे चले जाएं तो वहाँ जाके थोड़े दोनों में सिमिलरिटी सी नजर आने लगती है आइंस्टीन वैज्ञानिक जो थे उनके अनुसार। परंतु सामान्य प्रक्रिया में तो ऊर्जा को अलग माना गया है और द्रव्यमान को अलग माना गया है। अब देखो आवेशन जो होता है वो द्रव्यमानों का होता है, मतलब वस्तुओं का होता है, पदार्थों का होता है, ठीक है ना। आवेशन ऊर्जा का नहीं हो सकता है। तो फोटोन को ऊर्जा का कण माना गया है और इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो इसका विराम द्रव्यमान शून्य होने के कारण हम इसको आवेशित भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा कि नहीं, फोटोन को आवेशित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं, बहुत सिंपल से हैं, उनका आंसर आपको थ्योरी से ही प्राप्त हो जाएगा। जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसी से उसका आंसर बन रहा है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत आती है इनके अलावा, ये अच्छे क्वेश्चन तो जो मैंने आपको समझा दिए हैं, फिर भी इनके अलावा किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक दिया है, उससे आप चैट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और फिर एक नए टॉपिक के साथ अपन कल मिलेंगे, अगला टॉपिक अपन लेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू।